मुलाकात होने के बाद फिर आदमी इनका हो जाता है, अपना नहीं रहता। तो मुझे जब मालूम हुआ कि हमारी ऑफिस नीचे है फर्स्ट फ्लोर पर, और ऊपर ये अदब और साहित्य का इतना बड़ा ख़जाना और मजलिस लिए बैठे हैं, तो शायद थर्सडे को बात हुई तो मैंने कहा मैं हाज़िर होता हूँ। और छुट्टियाँ होती हैं सैटरडे संडे, तो जिस ऑफिस में आप बैठे हैं इससे हम लोग चाहते हैं कि 2 दिनों तक बिल्कुल कोई ताल्लुक़ ना रहे मैं डॉलर हिल्स में रहता हूँ, लेकिन आज इनके लिए मैं आया, इसलिए मैं हाँ। और इन्होंने ये बताया कि बहुत खुशी हुई और बहुत हैरत कि आम तौर पर लोग ये मानते हैं कि हिंदी के कवि का संबंध जो है वो हिंदी के कवियों और उसके सुधी पाठकों में रहता है, और उर्दू के शोरा आमतौर पर उर्दू वालों के बीच मकबूल होते हैं, वो पसंद करते हैं, आमतौर पर ऐसा तासुर होता है। लेकिन अब क्या किया जाए कि अदब एक ऐसी सल्तनत है जिसमें जो जितना प्यासा है, जितना ख्वाहिशमंद है, अदब उसको उतना ही मिलता है, ख़्वाह वो हिंदी से मिले, उर्दू से मिले या अंग्रेज़ी और दूसरी ज़बानों के अदब से मिले। मेरी पूरी पढ़ाई JNU से हुई, तो JNU दिल्ली में है, तो उससे एक फ़ायदा ये होता है कि बहुत से लोग जो हमें दूसरी जगहों पर नहीं मिलते वो वहाँ अक्सर आ जाते हैं। जैसे नोम चॉम्स्की साहब को हमें सुनना हो, या हमारे सीनियरों ने फैज़ अहमद फैज़ साहब को देखा और सुना और मिले, तो वो सब चीज़ें दूसरी जगहों पर थोड़ी मुश्किल होती है। जॉन एलिया साहब को बुलाया गया, जब हम जॉन एलिया नहीं समझते थे, हम समझते थे कि ठीक है पाकिस्तान से शोरा आते रहते हैं, अहमद फराज साहब से अक्सर मुलाकात हमारी होती है साहित्य अकादमी में, उस तरह ये भी होंगे। हम लोगों ने वाकई फ़ारूक शेख साहब इन लोगों से मुलाकातें होती थी, लेकिन जॉन एलिया साहब हमको मुतासिर नहीं कर सके, इसलिए कि वो ना तो परवीन साहब और आजकल के अच्छे जो कवि होते हैं तो उस तरह से आकर्षक और अपनी बातों से आप पहली बार उन्हें मिलेंगे तो नहीं आप चाहेंगे कि दोबारा उनसे मिलें लेकिन जब अगर आपने कानों से नहीं अपने दिलों से और दिमाग से उनकी शायरी को जब पढ़ेंगे और जब उस पर गौर करेंगे, जो वो शायरी जो सिर्फ आपके लिए हो सकता है आपके किसी दोस्त की ना समझ में आए, आप तन्हा उसके मुखातिब हो उस शायरी के, ऐसा लग रहा है उन्होंने आपके लिए लिखी है, तब आपको जॉन एलिया की अहमियत का एहसास होता है। आप जॉन एलिया को पढ़िए, आपको ऐसा महसूस होगा कि जो मैं महसूस करता रहा हूँ, न मेरी बहन जानती, ना मेरा भाई, ना मेरी माँ, ना मेरी पत्नी, ना मेरे पिता, उसको ये दूर का बैठा एक शायर कैसे समझ गया। तो ये समझ जॉन एलिया के अलावा दूसरे बहुत कम शायरों में। तो मैं मिलने के बाद मैं ज़रा देखने लगा, बल्कि परवीन साहब के बहुत बहुत शुक्रिया कि इनकी वजह से मैंने जॉन एलिया को नए सिरे से देखा, पढ़ा। यहाँ पर MA की क्लासेस होती हैं, MA के सिलेबस तैयार होता है, तो मैं कहता हूँ कि दुनिया में ये अकेली यूनिवर्सिटी है जहाँ उर्दू MA, उर्दू BA, उर्दू डिप्लोमा, उर्दू सर्टिफिकेट की ऐसी किताबें बन रही हैं कि हम अगर इधर अपलोड करते हैं और आधे घंटे 1 घंटे के बाद पाकिस्तान वाले उस पर अपना टैग लगा करके उसको अपना कर लेते हैं, हम उनके कॉपी नहीं करते। आप इस बिल्डिंग में जितनी किताबें छपी हैं, ये पूरे विश्व में और विशेषकर पाकिस्तान में उसमें से कोई किताब नहीं है। तो उस बहाने बहुत से शोरा पाकिस्तान के भी, जैसे नासिर काज़मी साहब वगैरह को हम लोग जानते हैं। तो जॉन एलिया साहब जदीद दौर के, जब इंसान तन्हा रह गया है सबके साथ रहते हुए भी, उस वक्त का शायर है। जॉन एलिया नफ्सियात का शायर है, नफ्सियात साइकोलॉजी का शायर है, जो आपको बहुत अंदर तक जाकर महसूस करता है, जहाँ तक एक काउंसलिंग करने वाले डॉक्टर ही पहुँच पाता है। जॉन एलिया कैफियत का शायर है। कभी कभी आप पर बहुत कैफियत आ रही है जिसको आप मूड के नाम से जानते हैं कि अभी मेरा मूड नहीं है। कभी कभी इंसान का मूड होता है तो वो कहता है कि भाई मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं खामोश रहूँगा, तो उस वक्त खामोशी का शायर है वो। ये चीज़ मिली है मेरे जानने में, ये तीसरे शायर हैं उर्दू शायरी में। एक तो पहले मीर तकी मीर, हाँ, सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। वो ये चाहता है कि दुनिया हमें कैसे ले, कैसे परसीव करे, हम कौन हैं, ये बताने के बजाय आपके लिए हम क्या हैं, आप हमसे किस तरह मिलिए। अभी बता रही थी एक मैडम कि इसकी कुछ तहज़ीब हैं, कुछ आदाब हैं इस महफ़िल के, तो आप इस महफ़िल में आएँ तो ज़रा, तो मेरा तो पहला दिन है, मैं तो अब इब्तदाई दिन है,
पहले दिन की पहली क्लास है, लेकिन ये तहज़ीब मीर सिखाते हैं कि मैं तुम्हारे अहद का शायर हूँ और तुम मुझसे किस तरह इंटरेक्ट करो। सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी तो रोते रोते सो गया है। दूसरा शख्स है जिनसे मेरे बचपन से, यानी 4-5 साल 6 साल कह लीजिए, जो कि परिवार के थे, पद्मश्री कलीम आजिज़ साहब, प्रोफेसर कलीम आजिज़। तो बचपन में भी उनको देखा और फिर उनसे पढ़ने का भी मौका मिला पटना यूनिवर्सिटी से। मेरा संबंध पटना से है, पटना विश्वविद्यालय से। तो उन्होंने भी उनको मीर सानी कहते हैं और सबसे ज़्यादा हैदराबाद, रियाद और अमेरिका में वो पॉपुलर है। कलीम आजिज़, शायद आपने सुना होगा नाम। तो उनको उनके लिबास की बुनियाद पर, उनके मिजाज की बुनियाद पर, उनकी शायरी की बुनियाद पर उनको मीर सानी कहते हैं, सेकंड मीर। और ये तीसरे जॉन एलिया, यानी वो जो नज़ाकत और जो तमकिनत और टेढ़ापन, जो बांकपन है ना, वो भी टेढ़ी टोपी पहनते थे पूरी ज़िंदगी भर। उस्ताद हमारे कम लोगों से बोलते थे और वो ये लोग हैं, कैफियत, इन पर कैफियत तारी होती है। अपनी मर्ज़ी से जितना चाहेंगे सुनाएंगे, जितना नहीं चाहेंगे नहीं सुनाएंगे। जॉन एलिया को आप कभी भी सुनिए, यूट्यूब वगैरह पर अवेलेबल है। तो बहुत मुश्किल है आप उनको बहुत देर तक बर्दाश्त कर पाए, लेकिन अगर बर्दाश्त कर ले गए तो फिर आप उन्हीं को सुनेंगे, दूसरे शायरों को नहीं सुनेंगे। ये ख़ास बात है। वो पहले अपना माहौल बनाते हैं, अपना ऑडियंस को, पूरे माहौल को कह देते हैं कि यहाँ पर जॉन एलिया आ चुका है। जॉन एलिया जैसे सुनाएगा वैसा सुनना है, जो सुनाएगा वो सुनना है। और आप अपनी सारी कंडीशनिंग को कंडीशन कर देता है वो, और फिर वो अपना बना करके स्लेट को साफ़ कर देता है, फिर अपनी शायरी लिखता है। ये कुछ दिनों के लिए, 2 दिनों में बस इतनी ही ऑब्ज़र्वेशन था मुझे। और कम लोग होते हैं जो एमए जेएनयू के ज़माने में उनको समझ पाए, यहाँ तक कि उर्दू के प्रोफेसर्स भी उनको नहीं समझ पाए। पाकिस्तान में से 2-3 शायर हुए हैं पूरी उर्दू लिटरेचर में। नूम इब्न राशिद 25% आज तक समझ में नहीं आए। मीरा जी 75% आज तक कोई नहीं समझ पाया दुनिया में। हम लोग भी भागते हैं, प्रोफेसर्स भी। और तीसरे जॉन एलिया। जॉन एलिया सबसे आसान है। अगर आप इनकी शर्तों पर, इस शायर की शर्तों पर, इस शायर के मिजाज से अगर आपने अपना रिश्ता बना लिया तो फिर ये आपसे बात करते हैं। जो ये कहता है कि मैं कौन हूँ, मैं खो गया हूँ, अभी मैं पढ़ रहा था तो इनके बारे में मैं सिर्फ एक शेर पढ़कर इन्हीं के तासुरात हैं, समझिए कि नज़्म है। और पूरी नज़्म नहीं, सिर्फ एक शेर। उर्दू का कौन सा शायर है जो बेचारा बदनाम के हद तक मशहूर नहीं है कि हुस्न इश्क के अलावा इनके पास कुछ नहीं होता। ये और बात है कि दुनिया में हुस्न इश्क के अलावा कुछ है भी नहीं। तो ये कहते हैं जॉन एलिया ने हुस्न पे एहसान किया। ये माफ़ कर दीजिएगा, मैं सिर्फ एक शेर सुना रहा हूँ, फ़ाइन अगर देना पड़े तो मैं देने को तैयार हूँ। जॉन एलिया ने हुस्न पे एहसान किया, तर्क इजहार इश्क में बड़ा नाम किया। इश्क का करना बहुत आसान काम है, लेकिन इजहार इश्क को तर्क कर देना, आप हमारे दोस्त के तौर पर आप मौजूद हैं लेकिन हमसे आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, हम आपसे इश्क भी कर रहे हैं। ये तो मीर और गालिब से आगे बढ़ गए जो गली में पड़े रहते थे दरवाजे पर। बहुत बहुत शुक्रिया।